नमस्कार, आप सबका स्वागत। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट प्रोफेसर अमिताभ सिंह। प्रोफेसर, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं क्या ट्रंप युद्ध रोकने वाले हैं। इसमें क्या लिखा नहीं है, लेकिन लगा देना चाहिए था हमें, क्योंकि ट्रंप की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से। ट्रंप कह तो रहे हैं कि वो युद्ध बस रोकने वाले हैं, ईरान से उनकी बातचीत भी चल रही है। लिखने वालों ने 15 पॉइंट का ऑफर भी लिख दिया है कि ये ट्रंप के ऑफर है जो ईरान को दे दिया गया है। पाकिस्तान में बात होगी, पाकिस्तान ने ऑफर कर दिया कि अगर आप दोनों तैयार हो, ईरान और अमेरिका, तो हम होस्ट बनने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, उसको रीपोस्ट ट्रंप ने कर दिया। लेकिन बातचीत कहां हो रही है, बातचीत किससे हो रही है, बातचीत किन मुद्दों पर हो रही है, ये कोई नहीं जानता, ये किसी को नहीं मालूम। ट्रंप भी साफ साफ इसका जवाब नहीं दे रहे, बस इतना कह रहे हैं कि अब जो लोग नए ईरान में हैं उनसे हमारी बातचीत चल रही है और उन्होंने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है जो कि ऑयल और गैस से जुड़ा हुआ है। और इससे ही आप समझ लीजिए कि वो लोग अच्छे लोग हैं। कौन है कोई नहीं जानता। जिसका नाम एक व्यक्ति का चल रहा था, ईरान की असेंबली के स्पीकर, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम कोई बात नहीं कर रहे। पूरा ईरान डिनाई कर रहा है। ईरान की दुनिया भर की एम्बेसीज वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिख रही हैं कि ट्रंप जैसे व्यक्ति से बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बातचीत की आड़ में फिर हम पर हमला करते हैं। पहले भी इन्होंने यही किया है। तो प्रोफेसर साहब से हम यही समझना चाहेंगे, दुनिया ये आस बांधे कि बातचीत वाकई हो रही है और इसका कुछ अच्छा निष्कर्ष निकल सकता है। 2020 में जब गलवान का इंसिडेंट हुआ था, ट्रंप साहब ने कहा कि भारत ने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि भारत चीन में मीडिएट करे। अगले दिन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने उसका एक रिजॉइंडर दिया कि हमने कभी ऐसा रिक्वेस्ट नहीं किया था, न उधर से कोई रिक्वेस्ट आया है। तो ट्रंप साहब की बातों का हम फेस वैल्यू पे नहीं लेते हैं। लेफ्ट से उठे तो नई नीति, राइट से उठे तो नई नीति। इन्होंने खुद कहा था ना कि 48 घंटे में अगर हॉर्मुज़ नहीं खोला गया तो हम विनाश कर देंगे, और उसी 48 घंटे में वो टैको अंग्रेजी में कहते हैं, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, ये चिकन आउट कर गए। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा कैच लग रहा है। एक तो इन्होंने $200 बिलियन मांगा है अमेरिकन कांग्रेस से, साथ साथ इनके 2 बेड़े जापान की तरफ से आ रहे हैं, एक बेड़ा उधर से आ रहा है, नौसैनिक बेड़ा, 3000 सैनिक आ रहे हैं। तो ये क्या करने आ रहे हैं? ऑब्वियसली ये एक्सकर्शन ट्रिप पे नहीं आए हैं, जैसा ट्रंप साहब ने कहा था कि इनकर्जन नहीं, एक्सकर्शन है। इनका मोटिव इमीडिएट क्या है? वो ये चाहते हैं कि ये थोड़ा लल हो, थोड़ी बातचीत की अगर पॉसिबिलिटी हो तो हो, नहीं तो फिर से ये जो फाइनल काउंटडाउन होगा वॉर का अपने तरफ से, वो शुरू करेंगे। एग्रेसिव अटैक इनका मोटिव है। इजराइल भी ऑन टेबल है, क्योंकि डिमांड्स जो अगर 15 पॉइंट जो मैंने देखा, जो छन के आ रही है बात, हालांकि ओपनली तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, उसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो ट्रंप साहब पहले से नहीं मांग रहे थे जी। और ऊपर से अलग से डाल दिया ईरानियों ने। वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज पर अब हम टोल टैक्स लेंगे जी। दूसरा वो कह रहे हैं जो युद्ध की क्षतिपूर्ति है वो भी हमें दीजिए, गारंटी दीजिए कि अब युद्ध नहीं करेंगे। तो इतनी चीजें, और ये सारे सैनिक अड्डे हट जाएं। और वो आप समझे ना, इतनी चीजें उनको कौन ईरानियों को देगा? जो ट्रंप के हवाले, जो मतलब अमेरिका के हवाले से चल रहा है, और इसको बड़े बड़े वेस्टर्न मीडिया पब्लिकेशंस, मीडिया हाउसेस, वो भी इसको लिख रहे हैं। तो वो मैं जल्दी से जरा बता देता हूं। जो 14 पॉइंट बताए जा रहे हैं कि ये अमेरिका ने ऑफर किया है, और उसमें डिमांड और ऑफर दोनों है। पहला तो यह है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को पूरी तरीके से डिसमेंटल करेगा। क्या वो ऐसा करेगा? ट्रंप कह रहे हैं कि वो तैयार हो गया है। दूसरा, उन्होंने कहा जीरो एनरिचमेंट परमिटेड ऑन ईरानियन सॉइल, बाइंडिंग कमिटमेंट नेवर टू परस्यू न्यूक्लियर वेपन्स। ट्रंप कह रहे हैं इसके लिए भी ईरान तैयार है, मतलब उसने अपना न्यूक्लियर एम्बिशन बिल्कुल छोड़ दिया है। फिर उन्होंने लिखा है, ये डिमांड्स में है कि उसके पास जितना एनरिच्ड मटेरियल है वो IAEA को दे देगा। उसकी जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं, नतांज, इस्फहान और फोर्डो की, वो सारी डीकमीशन कर दी जाएंगी, डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी। फिर उन्होंने लिखा है IAEA हर जगह जांच करने के लिए जा पाएगा। वो अपनी प्रॉक्सी डॉक्ट्रिन बंद कर देगा। उसकी जितने प्रॉक्सीज हैं, हमास, हाउथी वगैरह, हिजबुल्लाह, इनको आर्म करना बंद कर देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गारंटीड तौर पर हमेशा खुला रहेगा, जो उन्होंने कहा कि ईरान ने पलट के कहा है कि इस पर हम अब टोल टैक्स वसूलेंगे आपसे। मिसाइल प्रोग्राम को लिमिट कर देगा, उसकी रेंज और क्वालिटी लिमिट हो जाएगी। शॉर्ट रेंज मिसाइल्स जो हैं वो केवल डिफेंसिव पोस्चरिंग के लिए रखेगा। जितने सैंक्शन, अब ये ऑफर है कि जो ईरान पे सैंक्शंस लगे हैं वो हम हटा लेंगे, और जो उसका एक न्यूक्लियर सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट बुशहर में चल रहा है उसका हम समर्थन करेंगे। ये बात जो है वो कही गई है, और हम बात बात पर सैंक्शन ईरान के ऊपर नहीं लगाएंगे। अब ईरान क्या तैयार हो सकता है इन शर्तों के ऊपर, आप इसको खुद सोचें। और सबसे बड़ी बात प्रोफेसर साहब, इजराइल, ये रहना तो वहां इजराइल को है ना। ये तो पानी के जहाज पे आए हैं अमरीकी, तो रहना तो वहां इजराइल को है। वो उसी ईरान के साथ रहने के लिए तैयार हो जाएगा।
इजराइल का ओरिजिनल प्लान क्या था? रिजीम चेंज। वो तो हुआ नहीं। अगर रिजीम चेंज ही नहीं हुआ, अगर वहाँ वही सरकार है, तो इजराइल कभी तैयार होगा? ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया कि यही रिजीम चेंज है। यही अब आप समझ लीजिए ना, यही रिजीम चेंज है। रोज मिसाइल बरसाए जा रहे हैं, तो क्या रिजीम चेंज से उनको फायदा होगा? मुझे तो नहीं लग रहा। और जिस तरह से ईरान ऑफेंसिव कर रहा है, जैसे उन्होंने उनके जो दिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर पर अटैक किया, उसको देख के लग रहा है ईरान के पास कैपेबिलिटी। दिएगो गार्सिया तक उन्होंने भेजा था, रास्ते में इंटरसेप्ट किया गया। यानी उनमें मारक क्षमता जो है वो कमी आई नहीं है। तो क्या इजराइल अग्री करेगा? अगर कर भी जाए, मान लीजिए ट्रंप साहब चले जाएं, और अमेरिका ने पहले बहुत किया है इस तरह। 2000 जब सेकेंड गल्फ वॉर हुआ था, उसमें 6 महीने बाद बुश साहब ने कहा कि मिशन अकम्प्लिश, वी आर लिविंग। उसके बाद भी 10 साल तक जमे रहे। लीबिया में जब इंटरवेंशन हुआ था, हिलरी क्लिंटन ने कहा हमारा काम 7वें महीने में ख़त्म हो गया, हम वहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ बर्बाद करके गए। अब यहाँ भी कहीं कुछ ट्रंप साहब ऐसा ना कह दें कि देखो तुम्हारा तेल रुक रहा है, तुम्हारे रास्ते बंद हो रहे हैं, तुम्हारे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अब तुम आओ यहाँ पुलिसिंग करने। वो भी स्थिति में वो चाहते होंगे, और किसी न किसी तरह ये यहाँ से निकलना चाहते हैं। ये सारी शर्तें जो आपने बताई, ओमान तो कह ही रहा था कि न्यूक्लियर के जितने भी उनके एग्रीमेंट्स हैं वो ईरान मानने को तैयार है। सिर्फ एक सिविलियन न्यूक्लियर अरेंजमेंट रहेगा, जिसमें 2% वो 2.67% वो ईरानियन न्यूक्लियर वेपन सिविलियन न्यूक्लियर अरेंजमेंट रहेगा। उसके लिए भी ये तैयार नहीं हो, और 3 दिन के अंदर ही उन्होंने अटैक किया। तो ईरान ये जानता है कि अकॉर्ड जो भी हो जाएं, समझौते जो भी हो जाएं, ये डील ही होगी, ये पीस मेकिंग नहीं होगी। और ईरान ये भी जानता है कि अगर चलिए आज शांत हो जाते हैं, 3 महीने बाद फिर इजराइल अटैक कर दे, 6 महीने बाद फिर इजराइल अटैक कर दे। और इजराइल ने बड़ा एक अच्छा गेम खेला है। उन्होंने किया क्या है कि जितने भी इनके कोर्ट्स थे, पुलिस स्टेशन थे जो प्रोमिनेंट थे, जैसे बहुत एक फेमस तेहरान का एक जेल है, उसके दरवाजे तोड़ दिए। उसके पहले ही जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको वहाँ से हटा, एविन जेल कहते हैं उसको, वहाँ से हटा दिया गया था। तो इजराइल ये चाहता था, या उसको लगता था कि ये जो सड़क पर आ जाएंगे लोग, जैसे पहले महसा अमीनी में या बाद में अभी जो दिसंबर के महीने से शुरू हुआ था, वैसा प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हो जाए कि इंटरनली भी ये वीक हो जाएंगे। वैसा हो नहीं रहा है। तो इस समय एक अंग्रेजी में एक आजकल बहुत टर्म चल रहा है, ऑफ रैंपिंग, यानी रैंप से उतरना चाह रहे हैं ट्रंप साहब, इसीलिए वो सारे के कवायद कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है इस वक्त इस सत्ता का जो है ईरान में जो शासन कर रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर अभी भी बरकरार है? वो टॉप से तो लोगों को एलिमिनेट कर रहे हैं, लेकिन क्या डिसेंट्रलाइज्ड है ये स्ट्रक्चर पूरा? आप उसको सिंपल तरीके में अगर समझें तो मान लीजिए अगर यूपी के 80 जिले हैं, 80 जिले के जितने कमांडर्स थे, यानी उनके जो 31 जिले हैं या रीजन्स हैं, उनके जितने कमांडर हैं, कमांड कंट्रोल से फ्री हैं। वो उनको टारगेट दे दिया गया था पहले से ही, 6 महीना साल भर पहले से, कि तुम यहाँ अटैक करोगे। उनका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन वो नहीं हो रहा है, तो सारे ऑटोनोमस हैं। अब उन 31 जिलों को वो, या 31 रीजन्स को वो जाके फिर से एक्टिवेट करना होगा कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए। तब तक कितने मिसाइल चल जाएंगे उनके। अच्छा। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है। मुज्तबा खामेनेई कहाँ है किसी को नहीं पता है, कौन उनको कमांड दे रहा है। क्योंकि पेजेश्कियान साहब बोलते हैं कि गलती हो गई हमसे, अब अटैक नहीं करेंगे, 4 घंटे बाद अब इन्होंने वो जो इनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं, जो पहले अली लारीजानी थे जिनको मार दिया, कहा जा रहा था कि वही इस वक्त डिफैक्टो लीडर थे ईरान के। अब उनकी जगह जो व्यक्ति अब आए हैं, ये बताया जा रहा है उनसे भी हार्डलाइनर हैं। IRGC कमांडर रह चुके हैं, उनके लीडर रह चुके हैं, तो उनसे हार्डलाइनर होंगे ही। लेकिन वो यहाँ यही है ना, लेजिटिमेसी इस समय किसी की नहीं है। सब लोग इंडिपेंडेंट हैं, ऑटोनोमस हैं। जैसे वो बात कर रहे हैं ना, ट्रंप साहब बता नहीं रहे हैं किससे बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि वो स्पीकर से शायद बात कर रहे हैं। मुझे बार बार ये लग रहा है कि मसूद पेजेश्कियान से बात करें, क्योंकि एक तो वो धार्मिक लीडर नहीं है, वो क्लेरिक नहीं है, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं मसूद पेजेश्कियान जो प्रेसिडेंट हैं, तो उनसे भी बात हो रही, क्योंकि वो मॉडरेट है। पिछले बार खामेनेई साहब ने इनको इसलिए अलाउ किया कंटेस्ट के लिए कि एक डिमांड हुई थी यूथ से कि हम ये सैंक्शंस जो हैं वो खत्म होने की स्थिति आएगी अगर मसूद पेजेश्कियान बन जाते हैं। तो शायद उनसे भी बात हो रही, क्योंकि अब तक मसूद पेजेश्कियान पर अटैक नहीं किया गया, जो सबसे एक नहीं। अभी आज खबर ये थी कि मसूद पेजेश्कियान और ये अब्बास अराक्ची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनको फौरी तौर के लिए कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइड की है अमेरिका ने। इसका मतलब ये ट्रैवल भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो तो रहा ही होगा, क्योंकि जाहिर है ना, जब आप शतरंज खेलते हैं तो बादशाह लास्ट होता है उनको मात करने वाला, और आपने पहले ही बादशाह को यहाँ खत्म कर दिया है, तो लीडरशिप क्राइसिस भी है, एक लेजिटिमेसी
क्राइसिस भी है। मुस्तफा खामेनी अब तक दिखे नहीं है, किस स्थिति में ये, वो तो जाहिर है कि अब वो क्या तो बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, वरना वो सामने आ जाते। आपको लग रहा है जैसे पाकिस्तान जितना इसमें एक्साइटेड दिखाई दे रहा है, खुद ऑफर कर रहे हैं वहाँ के प्रधानमंत्री की आप तैयार हो तो हम होस्ट करने के लिए पीस टॉक्स तैयार है, एक्चुअली कोई रोल है उसका? देखिए, रोल हो ना हो, मुझे लगता है पाकिस्तान एक ट्रैप में फंस रहा है, जो कतर पहले फंस चुका है हमास और इजराइल के साथ नेगोशिएट करके। एक तो कतर इनको एड देता था, $2 बिलियन साल में हमास को वो हर साल देता था सिविलियन पर्पसेस के लिए, उनमें से वो पैसे बचा के वो रॉकेट खरीदते थे। अब पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व किया है। पाकिस्तान एक पार्टी, और पाकिस्तान ही ऐसा बॉर्डरिंग स्टेट है जिसको उन्होंने अटैक नहीं किया, आपने देखा भी होगा। वो इसलिए भी था, एक तो न्यूक्लियर पावर है शायद, और सऊदी अरेबिया से इसके अच्छे संबंध हैं, तो ये इन्होंने भी इसको लास्ट तक रखा था। लेकिन अगर बात बिगड़ेगी तो मैं ये भी बता दूं, पाकिस्तान पे भी अटैक कर देंगे। क्योंकि कतर पे इन्होंने अटैक किया था नेगोशिएटर्स को मारने के लिए, हमास के, और उनकी लीडरशिप जो वहाँ थी, जो सिविलियन लीडरशिप थी, जो वहाँ से हमास को कंट्रोल करती थी, उसको मारने के लिए। पाकिस्तान उस ट्रैप में फंसने जा रहा है। और आसिम मुनीर चाहे शहबाज शरीफ, वो उन्होंने अच्छा कम्युनिकेशन इसलिए भी बना के रखा था, शायद ये दिन देखना पड़े, या ट्रम्प साहब ने भी उनको ये इसलिए मे बी। लेकिन इसमें सबसे जो बात गले नहीं उतरती हुई है, इजराइल कैसे तैयार हो जाएगा कि पाकिस्तान मीडिएट करे? मैं वही उसी पर आ रहा था कि अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, और पाकिस्तान को, आपको याद होगा बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था ये टेररिस्ट स्टेट है, उसको नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठाना मुझे नहीं लग रहा है किसी भी तरह वो गले उतरेगा इजराइल के। मैं बार बार ये कह रहा हूं, इंडिया का भी स्टेक है इस पीस नेगोशिएशन। अलेक्जेंडर स्टब, फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने साफ कहा था कि जब भी बातचीत का मौका मिलेगा तो भारत भी उस हाई डिप्लोमेटिक हाई टेबल पे होगा, जो, क्योंकि इजराइल से हमारे संबंध अच्छे हैं, प्रधानमंत्री युद्ध शुरू होकर कुछ ही घंटे पहले वहाँ गए थे, हमारे उनके पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स अच्छे हैं। तो अगर पक्ष लेना हो, अगर वो सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज़ की बात कर रहा है पाकिस्तान, तो भारत भी इजराइल या अमेरिका के पक्ष में यहाँ नेगोशिएट कर सकता है। ये हाइपोथेटिकल है, मेरा अपना इंडिविजुअल एजम्पशन है, लेकिन ये बात भी होगी, क्योंकि इजराइल ने तो कह दिया, बंद कमरे में ही, शायद वो अल जजीरा का मैं न्यूज़ देख रहा था, उन्होंने कहा है कि हम, बात तो ठीक है, जाने दीजिए, हम तो जानते हैं ये ऐसा नहीं होगा, तो वो भी जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, इसीलिए वो बातचीत करने के लिए भी तैयार है। तो इसका, और जो हार्डलाइन पोजीशन नेतन्याहू ने लिया है, जो कह रहे थे 40 साल से इंतजार कर रहा हूं, वो टेररिस्ट स्टेट ऑफ ईरानियन रिजीम, वो कोलैप्स नहीं किया। और वो उनकी नजरिए से आप सोचिए तो ये मौका उनको दोबारा फिर कब मिलेगा? दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। और इसके बाद वो पूरे तरह से, एक तरह से माने, अभी इजराइल ने तांडव किया हुआ है। लेबनान को वो कैप्चर, लितानी रिवर है जो यूनाइटेड नेशंस के माना जाता है कि बॉर्डर लाइन है, जहां इनके लेबनान के या हिजबुल्लाह के रेइंफोर्समेंट वहां नहीं रहेंगे, सैनिक नहीं रहेंगे, वहां तक वो कैप्चर करने का उन्होंने प्लान बना लिया, यानी एक बफर बना लिया है। और वो लॉन्ग टर्म ये कह रहे हैं कि लेबनान की लैंड कैप्चर कर लिया जी उसने। एक आप माने लेबनान, सदर्न लेबनान और जो नॉर्दर्न इजराइल है, उसके बीच में लितानी रिवर है, करीब वहां से 30 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। जो उन्होंने यूएन ने एक यूनिफिल बनाया था कि इसके बियॉन्ड जो भी वेपन होल्डर हैं वो नहीं जाएंगे, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे लेबनान आर्मी हो। अब इजराइल वहां तक वो कैप्चर, वो बफर इसने अपने में मिला लिया, अपने में मिलाना चाह रहा है। और पहले भी उसने किया, जब हिजबुल्लाह का जन्म हुआ था उस समय उन्होंने किया था, लेकिन वो बफर को अगर वो मिला लेते हैं अपने में तो एक और। सर, जो सबसे बड़ा एक और स्टेक होल्डर है इस पूरी लड़ाई में, और वो चाहें तो लड़ाई रुक भी सकती है, वो न चाहें तो लड़ाई में कूद भी सकते हैं, वो हैं गल्फ के बाकी देश, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, जॉर्डन। ये लोग, ये देश क्या करेंगे, सवाल इनका है, स्पेशली यूएई और सऊदी अरेबिया। बहुत सी खबरें कल से चल रही हैं कि ये बस अब युद्ध में अब आए कि तब आए। ट्रंप ने तो डिक्लेयर कर दिया कि वो तो लड़ ही रहे हैं हमारे साथ। आपको लगता है कि ये स्टेट सब चाहेंगे कि वंस एंड फॉर ऑल ये इरानियन थ्रेट खत्म करें? जीसीसी कंट्रीज ये जानते हैं कि जिस दिन वो इंटरवीन कर देंगे, अमेरिका वहां से निकल जाएगा, इजराइल अटैक करता रहेगा। इनकी रियाया जो मुस्लिम्स हैं वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि सऊदी अरेबिया, द होल्डर ऑफ मक्का मदीना, जो हाई सीट है उनका सबसे, वो इजराइल के साथ मिल के ईरानियंस पर अटैक करें। ये एक बहुत बड़ा डायलेमा, मॉरल डायलेमा है उनके लिए। वो चाहते हैं कि ईरान खत्म हो जाए बेशक, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि इजराइल के साथ वो साथ लड़ते दिखें ईरान को खत्म करने। आप कह रहे हैं कि इन सारे देशों में इंक्लूडिंग पाकिस्तान को भी आबादी जो है, मुस्लिम आबादी, वो ईरान के साथ है? वो ईरान के साथ है, खासकर इजराइल के खिलाफ। ओके। हाँ, तो इसी शर्त पे, जैसे अभी बात हुई थी कि पैलेस्टीन जब तक मिलेगा नहीं, तो किंग सलमान जो है एमबीएस के पिता,
वो तैयार नहीं थे किसी भी तरह इजराइल के साथ हम नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन कर लें। वो एक बहुत बड़ा रोड़ा है, अभी भी वो राजा हैं, वहाँ के बादशाह हैं और उनके उत्तराधिकारी हैं ये। तो जब तक वो काबिज रहेंगे, ये ऐसी चीज़ नहीं होने की सब मिल के वो कहें कि ईरान पर अटैक कर दो। अच्छा। हो सकता है बाद में होर्मुज को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि इनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, सिक्योर करने के लिए वो इंटरवीन करें, लेकिन अटैक करने के लिए मुझे अभी भी 100% डाउट है कि वो ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन क्योंकि ईरान तो रोज उन पर अटैक कर ही रहा है। देखिए, ईरान का क्या कहना है कि आपके अमेरिकन इंटरेस्ट है इसलिए हम आप पर अटैक करें, और इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो कहेंगे जितने सऊदी और जितने GCC कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज जहां अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, मिलिट्री इंटरेस्ट, उनको कहेंगे वेकेट करें, क्योंकि हमने आपसे गारंटी मांगी थी कि हम पर कुछ अटैक नहीं होगा, आप ही के चलते हमारा अटैक है। ईरान की वो भी पॉलिसी है कि अब इनका एनिमी कौन है, ईरान ही था। ईरान के चलते ही इन्होंने वहाँ अपना ट्रूप फॉर्मेशन किया था या मिलिट्री फॉर्मेशन थी अमेरिका की, वो जब प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, 50,000 सैनिक उनके प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तो हम अपने हाल पे ये छोड़ सारे सैनिक अड्डे ईरान के लिए बनाए हुए थे अमेरिका ने। बिल्कुल बनाए हुए थे, एक दूसरे के लिए भी थे, लेकिन वो उतने बड़े चैलेंज नहीं थे जितना ईरान था उनके लिए। और 1979 के बाद तो वो सबसे सर, बड़ा। अब बात हो रही है तो चलिए फिर पूरी एक लंबी बात कर लेते हैं। 3 और ब्लॉक्स जो हैं बड़े, उनके इसमें क्या हित हैं और वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं? यूरोप, चाइना, रशिया। पहले यूरोप। यूरोप का कोई स्टेक नहीं है यहाँ। होर्मुज से उनको प्रॉब्लम हो रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन यूरोप इस समय बदले की भावना से जल रहा है, मैं तो यही कहूँगा। ट्रंप से बदला? ट्रंप से बदला, अमेरिका से बदला, जो कह लीजिए, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में इनका साथ नहीं दिया। बीच में उन्होंने अपने हाथ खींच लिए, जब यूक्रेन हावी होता दिख सकता था उस समय इन्होंने, और पूरा जो ठीकरा इनके यूरोप के सर फोड़ दिया। दूसरा, ग्रीनलैंड का इंसिडेंट हुआ, यहाँ भी यूरोप उनके खिलाफ था। तो ये चीज़ वो देख रहे हैं कि ये दिस मैन इज नॉट रिलायबल। ट्रंप हैं, अगर रिलाय करेंगे इन पर, यहाँ भी जाएंगे तो हमें फंसा के खुद निकल जाएगा, ये भी हो सकता है। दूसरा, चाइना अब इज बाइंग टाइम, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बार बार कहा कि चाइना को अगले 5 साल तक आप तेल नहीं भी दें तो उनके पास इतने तेल रिजर्व हैं कि वो खुद अपना प्रोसेस करके अपना काम चला सकते हैं। समय लगेगा, लेकिन वो 6-7 महीने 1 साल में वो उस कैपेबिलिटी में आ सकते हैं कि किसी पर तेल के लिए रिलाई नहीं करें। वो डिस्काउंटेड है। रूस, अभी तक लोग कह रहे हैं और मैं ये भी मानता हूं, मैं रूस पढ़ाता हूं, तो उसमें उन्होंने कम्युनिकेशंस, इनको सैटेलाइट लिंक्स दिए हैं, जितने भी इतने सटीक कैसे गिर रहे हैं। रियाद में उनके एम्बेसी पे गिर जाना, दुबई एयरपोर्ट पे गिर जाना, यानी कहीं तो कम। और ईरान के पास कम्युनिकेशन नहीं के बराबर है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? जाहिर है वो रूस ही दे रहा है, चाइना तो दे नहीं रहा है। तीसरा जो आपने मिस किया वो है जो साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ हैं, जापान, कोरिया, फिलीपींस, वैसे देश, इनका रिलायंस ईरान पे बहुत है। ये हालांकि 250 दिन का रिजर्व है जापान के पास, वो तो झेल लेगा, अगर 1 साल के लगभग भी चला तो धीरे धीरे कुछ उनके तेल आ रहे हैं, लेकिन वो भी बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। और तेल का ऐसा रिलायंस है दुनिया पे, आप देखिए ना, 70 के बाद जो जितना क्राइसिस हुआ है, हमने ऑल्टरनेटिव तेल का नहीं निकाला अब तक, कि एनर्जी का डिपेंडेंस था वो खत्म नहीं हुआ। तो एनर्जी डिपेंडेंसी दुनिया के जितने इन्फ्लेशन, रिसेशन, हाइपर इन्फ्लेशन की जड़ है, उसमें रूस, चीन और यूरोप, अमेरिका के साथ तो नहीं खड़े। वेनेजुएला के तेल का क्या हुआ? वो तो दुनिया में आने वाला था। अप्रैल में भारत ने 80 मिलियन बैरल उनसे ऑर्डर किया है, वो जो आएगा अप्रैल में हमारे पास। अच्छा। और 8 करोड़ बैरल, 80 मिलियन 8 करोड़ गया। हाँ, 8 मिलियन, नॉट 8 करोड़, सॉरी, 8 मिलियन 8 मिलियन। हाँ, और 6 करोड़ बैरल हमने अभी रूस से लिया है। तो वो एक बफर बनता जाएगा और धीरे धीरे डाइवर्सिफाई होगा। रूस 1 महीने के लिए खोला है, हालांकि 1 महीने के लिए उन्होंने वो खोला है जो तेल समुद्र में इनके घूम रहे थे उनको ही, लेकिन फ्रेश सप्लाईज के लिए हो सकता है फिर और रियायत दे, मतलब हम तो रियायत ही कहेंगे, हालांकि उन पर ऑलरेडी बाय कर ही रहे थे। तो वो अगर आना शुरू, तो हमारा तेल के लिए इसीलिए डरना नहीं है पब्लिक को। जो हमारा जो इमीडिएट कंसर्न है वो एलपीजी है, जो हम अभी भी उन पर डिपेंडेंट है। और आपने बहुत अच्छे क्लैरिफाई कर दिया आज के कुरुक्षेत्र में कि पीएनजी सप्लाई जो है वो बाधित नहीं होगी, एलपीजी पर थोड़ा मारामारी हो सकती है। तो जैसा आप प्रोफेसर साहब ने कहा, डरना नहीं है, तो इसी को आप सूत्र वाक्य मान लीजिए। जब तक ये लड़ाई चल रही है, हल तो कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा, साथ बैठकर मिलकर काम चला लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियो पे आए। प्रोफेसर साहब, आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।